हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में और साथ ही साथ इस टॉपिक के साथ मैं कंप्लीट करूंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी बारे में कि उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न गिवन है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, कैबिनेट का क्या इंपॉर्टेंस है, कैबिनेट का नाम मेंशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नहीं मेंशन है या फिर हम उसको ऐसे ही बोलते हैं, क्या पर्पज़ है कैबिनेट का। क्योंकि आप सुनते होंगे प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट होती है, एक और टर्म सुना होगा या फिर सुना होगा कि नहीं सुना होगा वो भी मुझे नहीं पता, दैट इज़ कॉल्ड किचन कैबिनेट। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या रोल होता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल नंबर 75 और 78 के साथ। देखिए आर्टिकल नंबर 75 और 78 डील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखो इतना बड़ा ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, लेकिन बहुत कम आर्टिकल आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली डील करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि जितने भी आप अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, जितने भी आप ना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जब बात होगी, जहाँ पे सिग्नेटरी होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे वहाँ पे। ओके, तो आप देखो कि पीएम तो एज ए सिर्फ क्या कर रहे हैं, एज ए एड एंड एडवाइस का काम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं एडवाइस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके हिसाब से वो सारा काम कर रहा है। तो एक तरह से पीएम ऑफ इंडिया का ये काम है कि हर जगह पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे। बट कहने का मतलब मेरा ये है कि पीएम एक्चुअली में सारा काम पीएम ही कर रहा है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसमें सिर्फ सिग्नेटरी है प्रेसिडेंट, तो दैट्स वाई प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज डी जूरे। ओके, एक तरह से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं और पीएम को हम क्या बोलते हैं? पीएम को हम बोलते हैं डी फैक्टो। आपने वर्ड सुने होंगे, दोनों फ्रेंच वर्ड है। डी फैक्टो मतलब रियल अथॉरिटी हमारे यहाँ पे पीएम है, और डी जूरे दैट इज एक तरह से नॉमिनल। नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट है। ये टर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, वैसे तो नहीं पूछी जानी चाहिए उतना, बट पूछ ली जाती है कभी कभी। अब पीएम को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या मतलब किसी को भी उठा के बना दिया जाएगा पीएम? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टन कन्वेंशन विच फॉलोज। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा लिखा होगा कि आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हाफ ऑफ द से ज़्यादा जिसकी मेजॉरिटी होगी उसको पीएम बनाया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। सॉरी, ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। जनरली क्या होता है, आपको इतना समझ आता होगा कि 543 सीट्स हैं, अगर इसके पास 50% +1 मेजॉरिटी है उसको बना दिया जाएगा भाई पीएम, या उसके लीडर को, उस पार्टी के लीडर को हम पीएम बनाएंगे। करेक्ट, प्रेसिडेंट उसको ही सबसे पहले कंसल्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। अगर ऐसा है कि किसी भी पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा? फिर उस केस में प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशन होती है, अपनी मर्जी होती है वो। और जनरली उस केस में क्या करता है प्रेसिडेंट? उस केस में प्रेसिडेंट जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, उसको कंसल्ट करता है और उसको बोलता है अपनी सरकार बनाइए और विद इन 1 मंथ प्रूव योर मेजॉरिटी in the house of the parliament, in the house of the basically Lok Sabha, okay, in the lower house within 1 month, 1 महीने का उसको टाइम देता है। ओके, जिससे एटलीस्ट सरकार तो हमारी कंट्री में बनी रहे, सरकार चले आगे। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन है। द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन, ऑफकोर्स अभी की गवर्नमेंट आपको पता है कोलिशन की गवर्नमेंट है, दैट सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इससे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि जनरली प्रेसिडेंट उसी को इनवाइट करता है यहाँ पे जिसको मेजॉरिटी मिली है या फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे मिले हैं। ओके, या फिर आप कोलिशन बना के पहले ही अपने आप को प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करिए कि भाई हमारा कोलिशन बन चुका है, वी आर रेडी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, बिकॉज ए कन्वेंशन है। इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कन्वेंशन। अगेन आई एम सेइंग इट इज कन्वेंशन। ओके, एक बार मुझे याद है कि इन वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, जिसके अंदर राज्य की सरकार की कुछ बात हुई थी, तो उसके अंदर गवर्नर ने बीजेपी को अप्रोच कर लिया था, जबकि कांग्रेस ने बोला था कि सबसे ज़्यादा सीट तो हमारे पास थी। तो यहाँ पे इतना ही ऐसा कैसे कि गवर्नर ने अप्रोच कर दिया डायरेक्टली बीजेपी को? क्योंकि ये सेम फॉर्मूला लागू होता है स्टेट पे भी कि सीएम बनाने के लिए गवर्नर उसी पार्टी को अप्रोच करता है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं। तो सबसे पहला तो उसका कॉल वही होता है। अगर कोलिशन में फॉर्म करना तो उसी पार्टी को सबसे पहले बोलता है कि आप कोलिशन फॉर्म करिए, आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, देन ही अप्रोच टू द अदर पार्टी। ओके,
लेकिन वहाँ पे वो ऐसा हुआ था, आई कुड नॉट एबल टू रिकॉल दैट स्टेट, अभी रिसेंट का ही है वो, 3-4 साल के बीच की बात है वो। ओके, अब सेकंड केस में क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट के केस में, इफ नो सिंगल पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी दैट इज हंग पार्लियामेंट, नहीं हो पाया किसी के पास, जैसे अभी का केस है बीजेपी को 240 सीट थे तो, लेकिन बीजेपी ने सपोर्ट हासिल किया और बीजेपी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उसी तरीके से प्रेसिडेंट ने पहले बीजेपी को अप्रोच किया होगा। ओके, सो ही कॉल्ड, प्रेसिडेंट किसको इन्वाइट करेगा, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कोलिशन। ओके, वही बात है यहाँ पे। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, इन केस वेयर गवर्नमेंट इज डिसॉल्व, ऑफकोर्स गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है फॉर द टाइमिंग, जैसे कि अभी देखिए समझिए कि एक तरह से फैब का महीना है, सॉरी मई में इलेक्शन होने हैं और फैब के महीने में आखिरी सेशन होगा, ऑफकोर्स सी बात है, फैब के महीने में आखिरी सेशन होगा और पीएम प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि देखिए अब सारे एजेंडा हमारे क्लियर हो गए हैं, नाउ यू कैन डिसॉल्व द लोकसभा। अब जो अगली सब लोकसभा सेटअप होगी, जो अगली मीटिंग होगी वो इलेक्शन के बाद होगी, तो क्या मतलब अभी फरवरी से लेके मई तक हमारे कंट्री में कोई पीएम नहीं रहेगा, डेफिनेटली पीएम रहेगा, तो उसको बोलेंगे केयर टेकर पीएम बोल दीजिए आप। जब मोदी साहब जो हैं वो फेब से मई तक एक तरह से क्या थे 2024 में एज अ केयर टेकर पीएम थे, जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन उसको हम पीएम ही मानेंगे, अब केयर टेकर पीएम नहीं बोलते हैं उस तक उसको, लेकिन जो पीएम है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता। ओके, और अगले इलेक्शन के बाद जो भी अब ना आया दैट इज द अगेन द लेफ्ट टू द रिजल्ट। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, अभी कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ सो दैट यू कैन रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं इन 1979 में आपको पता होगा कि जनता पार्टी थी, जनता पार्टी जो कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था उन्होंने, तो जनता पार्टी में से चल नहीं पाई, 1977 से 1979 तक उनका कोलिशन गवर्नमेंट था लेकिन चल नहीं पाई, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि एक तरह से टूट गई, ब्रेक हो गई, और जब कोलिशन के द्वारा ही बनी थी और कोलिशन ब्रेक हो गया तो ऑफकोर्स ये बात सरकार में थोड़ी रहेगी, फिर सरकार ऑफकोर्स दूसरी गवर्नमेंट अब बनाने की, फिर अब री इलेक्शन करिए। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट ने क्या किया था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को रिक्वेस्ट किया कि यू मस्ट फॉर्म द गवर्नमेंट एंड विद इन 1 मंथ और विद इन द टाइम फ्रेम गिवन टू हिम प्रूव योर मेजोरिटी। लेकिन आपको बता दो चौधरी चरण सिंह इकलौते ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अपनी जितने भी उनका आई थिंक ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं था, कुछ 3 या 4 महीने का ही था कुछ, उन्होंने उतने दौरान में एक बार भी लोकसभा नहीं अटेंड किया, इकलौते ऐसे पीएम है हमारी कंट्री के वो। ओके, तो उनका ज़्यादा टाइम फ्रेम रहा भी नहीं है वैसे, बट दैट इज़ वन ऑफ द केस। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और एलिजिबल होने चाहिए टू बिकम द लोकसभा मेंबर। लोकसभा मेंबर मतलब लोकसभा मेंबर अगर बनना है तो आपको 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, अगर आप राज्यसभा के थ्रू आते हैं तो आपकी 30 साल होनी चाहिए, लेकिन आपको बता दो इंडिया में तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन देन टू, क्योंकि अब राज्यसभा के थ्रू कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर पीएम जैसे अभी इलेक्शन में अभी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं मोदी जी का, मोदी जी बनारस से लड़े थे भाई, अगर बनारस से हार जाते हो, मान के चलिए बनारस से हार जाते हो, तो क्या वो लोकसभा के थ्रू बन पाते पीएम, बिल्कुल नहीं बन पाते, उनके लिए फिर स्पेशल अरेंजमेंट करके राज्यसभा के थ्रू उनको नॉमिनेट करना पड़ता और फिर राज्यसभा का मेंबर बनते हो एंड देन ही कुड बी द पीएम। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और कंडीशन है कि आप किसी भी पर्सन को पीएम बना सकते हो अगर वो एज क्राइटेरिया मीट कर रहा है और अदर सर्टन कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कुछ कंडीशंस अगर वो मीट कर रहा है देन ही कैन बिकम द पीएम, बट विद इन 6 month दैट पर्सन शुड बिकम द मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस। आइदर ऑफ द हाउस में आप बोलिए लोकसभा लीजिए या राज्यसभा लीजिए, लोकसभा में तो अब बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज आपको री इलेक्शन कराने पड़ेंगे, बाईपोल कराना पड़ेगा, अदरवाइज राज्यसभा के थ्रू काफ़ी ईजी हो जाता है, वहाँ पे आप नॉमिनेट करके बना देते हो। आप सुनते हो ना आपने कि 12 मेंबर्स वहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं, तो मेरा तो ऐसा अभी भी मानना है कि 12 मेंबर्स में से 1-2 मेंबर के लिए एंट्री तो लोग अपनी मर्जी से कराते हैं, अपने लोगों के लिए रखते हैं कि भाई हमारा बंदा आ जाए उस तरीके से, सो दैट दे डू। ओके, वो ये यहाँ पे गेट इलेक्टेड आइदर हाउस ऑफ द विद इन द 6 month ऑफ द अपॉइंटमेंट। अगर पीएम आपने किसी को भी बना दिया या जो भी आपको डिजर्विंग लगता है बट हार गया इलेक्शन हो या फिर उसने कंटेक्स्ट ही नहीं किया इलेक्शन, जैसे आपको बता दूं मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं सीएम का एग्जांपल आपको मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे, नीतीश कुमार जी ने 2005 या 6 से इलेक्शन नहीं लड़े, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू सीएम बन रहे हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू सीएम बन रहे हैं, नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि बिहार में अपर हाउस है, वहाँ पे बिहार में
बाई कैमरा लेजिस्लेचर है वहाँ पे, लोअर हाउस भी है अपर हाउस भी है, तो वो एक तरह से वही मैकेनिज्म है वो, ठीक है। इनको ऑफिस सॉरी ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका ओथ कंडक्ट कराते हैं। आपने ओथ सेरेमनी सुनी भी होगी पीएम मोदी जी की। सो इन दैट केस इतना आपको आइडिया होगा, अगर देखी होगी तो आपने, वहाँ पे प्रेसिडेंट अवेलेबल थी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है आपको सुन के कि पीएम का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, बिल्कुल। हम यहाँ पे कन्वेंशन, देखिए हमने इतना माना है कि 5 साल बाद इलेक्शन हम कंडक्ट कराएंगे, ऐसा हमने कन्वेंशन मान के रखा है कि एक सरकार 5 साल तक चलेगी, ठीक है। ये हमने मान रखा है, ये हमारा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आप देखोगे, अगर पूरा पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 324 टू 329, तो आपको समझ में आएगा कि ओके, आफ्टर एवरी 5 ईयर वी विल कंडक्ट अ इलेक्शन। बट अगर उससे पहले ही डिसॉल्व हो गई और कोई गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, तो डेफिनेटली उस बीच में भी करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ भी है हमारी कंट्री में, ओके, कि अब 5 साल से पहले भी इलेक्शन कराए गए हैं, बिल्कुल कराए जा सकते हैं। तो दैट्स वाई पीएम डज नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर, क्योंकि अगर वो अपनी मेजॉरिटी, अभी जैसे पीएम मोदी हैं, अगर उनको नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो है, अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट, तो उस टाइम पे क्या होगा? आइदर दे हैव टू लुक फॉर अनदर सपोर्ट, कुछ और उन्हें करना पड़ेगा, या फिर उनकी सरकार गिर जाएगी। और सरकार गिरने के बाद अगर इंडिया अलायंस आपने सुना होगा, INDI, ओके, इंडिया अलायंस जो है, अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो बनाए, अदरवाइज वो भी नहीं बना पाई और फिर किसी की सरकार बन ही नहीं पा रही, तो डेफिनेटली उस टाइम इलेक्शन होंगे ना फिर। तो दैट्स वाई पीएम डज नॉट हैव एनी फिक्स टेन्योर, ओके। तो जब तक वो मेजॉरिटी में है तब तक वो सरकार में रहेंगे, तब तक वो पीएम बने रहेंगे। बट एट द टाइम व्हेन पीएम या फिर उसकी पार्टी अपना मेजॉरिटी लूज करती है, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हो जाता है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट हैज अ फुल डिस्क्रिप्शन टू डिसमिस देम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दैट्स वाई पीएम होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट जो प्लेजर वर्ड है यहाँ पे, वो मेजॉरिटी के साथ डील करता है, ठीक है। अगर वो मेजॉरिटी में बने रहेंगे तो जब तक वो चाहेंगे तब तक पीएम बने रहेंगे, यहाँ पे प्लेजर वर्क फिर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो मेजॉरिटी से हटे, फिर प्रेसिडेंट का प्लेजर यहाँ पे आ जाता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। इसी को बोलते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन। आपको मैंने इसमें पढ़ाया है, आपको अगर डिस्क्रिशन, आप मेरा वीडियो देखेंगे डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज अ सिचुएशनल डिस्क्रिशन, जो इससे पहले के प्रेसिडेंट्स ने यूज किया है, ओके। However, they must retain the confidence of the Lok Sabha. If they loses the majority in the Lok Sabha, they must resign. Okay. अब बोल रहे हो कि ये सब क्या है? This is again a convention. ये हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कन्वेंशन है, ओके। अगेन आप कैसे करोगे? पीएम को कैसे रिमूव करोगे? आइदर वो रिजाइन कर दे रहा है, या फिर लोकसभा में उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस केस में उसे रिजाइन देना पड़ेगा, वही ऊपर समझाया मैंने। या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, एवरी 5 ईयर, आपको पता है हर 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है, ओके। तो इन दैट केस न्यू इलेक्शन विल टेक प्लेस। सो दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच अ पीएम कैन बी रिमूव्ड, ओके। सो होपफुली इतना तो आपको मैं समझा पाया हूँ, समझाने में कोशिश की है मैंने। चलिए देखते हैं कि और क्या है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला यहाँ पे इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ मैं, अगर आपने पीएम का शपथ ग्रहण समारोह अगर लास्ट ईयर देखा होगा जून में, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, नितिन गडकरी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, अब इनको पोर्ट, या फिर हमारी निर्मला ताई जी हो गई, तो इनको जो पोर्टफोलियो देने का काम होता है वो पीएम करता है। इट इज डन बाय द पीएम, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट नहीं करता, वो पीएम के द्वारा किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है कि भाई इनको आप अपॉइंट कीजिए एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन किसको करता है? टू द प्रेसिडेंट। आप इनको शपथ ग्रहण करवाइए। पोर्टफोलियो बांटने का काम पीएम का होता है, ना कि प्रेसिडेंट का होता है, ओके। एंड पीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक तरह समझ लिए ग्रुप है 10 लोगों का, 11 लोगों का, तो जैसे कैप्टन होता है ना, तो पीएम इज अ कैप्टन ऑफ हिज ग्रुप, तो पीएम इज ए लीडर ऑफ हिज ग्रुप, और उसके ग्रुप का नाम क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उनकी मीटिंग जब भी होगी तो इट इज प्रिसाइडेड बाय द पीएम एंड पीएम ओनली, और कोई यहां पे नहीं है, ठीक है। बिकॉज वही पोर्टफोलियो जब बांट रहा है, उनको मिनिस्टर्स दे रहा है, तो डेफिनेटली उनसे कोऑर्डिनेट भी तो वही करेगा। वही यहाँ पे स्पेसिफिक मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज बांटने का काम है, ओके। उनको गाइडलाइंस देने का काम है, ये सब चीज़ें पीएम ही करता है। लेकिन साथ ही साथ
अगर उन्हें रिमूव करना है, अब उनकी जो जो उनको प्रॉपर मिनिस्ट्री दी है या फिर जो उनको पोर्टफोलियो दिया है, दे आर नॉट वर्किंग वेल, या फिर ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, अगर पीएम को लगता है कि आई वांट टू डिसमिस देम, आई वांट टू मेक देम रिजाइन, तो उन्हें वो बोल सकते हैं रिजाइन देने के लिए, और पीएम को प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भाई मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ, इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करिए। तो कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किसको रेजिग्नेशन देती है? टू द प्रेसिडेंट को देके चली जाती है भाई, या जो भी उसके अंदर कोई मेंबर है किसको देता है? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। किसके बोलने पे? पीएम के एडवाइस पे। करेक्ट, यहाँ पे पीएम यहाँ पे एज एजेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात और, यहाँ पे पीएम का रेजिग्नेशन देना, देयर इज अ डिफरेंस। अगर पीएम ने रिजाइन दे दिया तो क्या होगा? अगर पीएम रिजाइन दे देता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन देता है तो इसका मतलब सिर्फ उस मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है, उसका पूरी काउंसिल से कोई लेन देन नहीं है। पूरी काउंसिल को रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि पीएम गिव द रेजिग्नेशन, द होल काउंसिल हैज टू गिव द रिजाइन, ओके, रेजिग्नेशन। तो ये यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट है, आपको ये बात दिमाग में रखना है कि अगर पीएम ही, मतलब ये ऐसा है कि पीएम अगर डूब रहा है तो इसका मतलब तुम सब डूबोगे, कैप्टन है तुम्हारा वो, ओके। लेकिन अगर कोई एक मेंबर जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा मेंबर उसकी जगह आ सकता है, तो इट जस्ट क्रिएट अ वैकेंसी देयर, ओके, इन द काउंसिल, जो कि दूसरा मेंबर उसको फिल कर लेता है अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसको चाहते हैं वहां पे बोला ना, प्राइम मिनिस्टर विल कॉल, ओके। अब प्रेसिडेंट के साथ इनके क्या रिलेशन होते हैं भाई? प्रेसिडेंट के साथ कैबिनेट के या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के क्या रिलेशन होता है? जनरली कैबिनेट इसलिए बोला है कि कैबिनेट हायर रैंक होता है, ओके। कैबिनेट वर्ड एक ही जगह पे हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट इज इन आर्टिकल 352। उसको आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाया गया था। क्यों लाया गया था वो बताऊंगा आपको मैं, लेकिन लाया गया था, अभी इतना आपको दिमाग में रखना है क्योंकि एक बार यूज हुआ है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। यस, डेफिनेटली मेंशन है। क्या पहले से मेंशन था? नहीं, पहले से मेंशन नहीं था। इसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया है इन 1978। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है। देखिए अब यहाँ पे हो गया प्रेसिडेंट, यहाँ पे हो गया पीएम, और ये हो गया भाई काउंसिल। जो भी काउंसिल को डिसीजन लेना है, जो भी काउंसिल अपने डिस्कस करेगी वो पीएम को बताएगी, और पीएम आगे कम्युनिकेट करेगा टू द प्रेसिडेंट। सेम प्रेसिडेंट को कुछ बोलना है, प्रेसिडेंट विल कम्युनिकेट टू द पीएम, पीएम विल कम्युनिकेट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पीएम एक तरह से क्या कर रहा है? एक तरह से कन्वेयर का काम कर रहा है। पीएम एक तरह से एजेंट का काम कर रहा है बिटवीन द काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट, ओके। तो ऐसा भी पीएम का रोल है, ओके। जनरली वैसे तो काउंसिल को अप्रोचेबल होते हैं प्रेसिडेंट, बट देन टू जनरली यहाँ पे पीएम ही इनके बीच में कन्वेयर का काम करते हैं। और क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस करते हैं? ही गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन समोनिंग एंड प्रोरोगिंग द पार्लियामेंट सेशन। ऑलरेडी हमने आर्टिकल नंबर 85 में पढ़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 85 में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि प्रेसिडेंट को अगर समोन करना है और प्रोरोग करना है तो कौन एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को? तो प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पे उनको एडवाइस करेंगे। अगर डिसॉल्व करना है लोकसभा, जैसे लोकसभा के सारे काम खत्म हो गए हैं उस पर्टिकुलर लोकसभा के, जैसे हम बोलते हैं 15th लोकसभा, 16th लोकसभा, 17th लोकसभा, ये लोकसभा के नंबर्स हैं, ओके। अगर सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं तो पीएम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को कि सर वी हैव डन ऑल द टास्क, प्लीज डिसॉल्व दिस, एंड अगली सेटअप जो होगी, अगली लोकसभा बैठेगी वो इलेक्शन के बाद बैठेगी। तो जनरली लास्ट जो सेशन होता है उसके बाद ऐसा बोलते हैं, ओके। आर्टिकल 78 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 78 रिक्वायर प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन टू द प्रेसिडेंट एंड फर्निश इंफॉर्मेशन। अगेन वही आपको बताया मैंने जो चीजें हैं। एक्ट एज अ लाइजन का काम करते हैं। इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट ही इज ए लीडर ऑफ द लोकसभा, नो डाउट। हाँ, एक और बात आपको बता देना चाहता हूं यहां पे मैं कि पीएम इज अ लीडर ऑफ लोकसभा। वाई? लोकसभा के लीडर बोले जाते हैं। अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है भाई? क्योंकि आप देखिए लोकसभा में, क्योंकि हमारी सरकार लोकसभा के थ्रू ही चल रही है, ये बात आपको बता दूं मैं, लोकसभा के थ्रू ही चल रही है हमारी सरकार। तो ऑफकोर्स ही बात है, सरकार का हेड कौन है? पीएम है, ओके। तो इसी तरह से हम मतलब एक कन्वेंशन की तरह मानते हैं कि जो सरकार का हेड है वो एक तरह से लोकसभा का भी हेड है, एंड दैट्स व्हाई वी कंसिडर पीएम एज अ हेड ऑफ द
लोकसभा. ओके, ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट. अब देखिए, हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो भी आपको समझाऊंगा मैं, कि किसी मिनिस्टर ने भले कुछ भी किया हो लेकिन पीएम को उसके लिए जवाबदेही हो, मतलब ऐसा जवाब देना पड़ सकता है. तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ पीएम एज अ चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी और चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, और उसके बाद जो भी अब पॉलिसी प्रेजेंटेशन, जो भी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है वो प्रपोज करने का काम पीएम का है इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. जो भी यहाँ पे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, अगेन आंसर देना काम है उनका. अगेन वही ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल नंबर 75 में. ठीक है, अगर कोई भी कुछ करता है उसके लिए जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट को लेनी पड़ती है. ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल पूरे पार्लियामेंट को है कि सिर्फ लोकसभा को है. तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा को है, वो पूरे पार्लियामेंट को नहीं है. वो लोग दे आर आंसरेबल ओनली टू द लोकसभा, क्योंकि सरकार लोकसभा से चल रही है. आपको वापस बता रहा हूं मैं, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज ओनली टू द लोकसभा, ओनली एंड ओनली टू द लोकसभा. ठीक है, दैट इज नॉट टू द एंटायर पार्लियामेंट. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टू द राज्यसभा एज वेल. ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूछा जाए आपसे कि जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो पूरा ग्रुप है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विच group of the which house of the parliament, so they are collectively responsible to the lower house of the parliament under article number 75. okay, अगेन वही तो बता दिया आपको डिसोल्यूशन के ऊपर. बिल्डिंग कंसेंसस मतलब अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उसके साथ हर एक पार्टी मेंबर या हर एक मेंबर उनका अलायंस मिला हुआ है. ठीक है, ये सब वही भूली मतलब वही जनरल बातें हैं. वैसे अगेन अदर फंक्शन क्या है, फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप, जो भी गवर्नमेंट के अपने पॉलिसीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम है या फिर पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम है पीएम का इधर इंटरनेशनल फ्रंट. ओके, क्राइसिस मैनेजर, अगेन आपको पता ही है कि अगर कोई भी इशू आता है तो दैट हैज़ टू बी लाइक पहला पीएम को ही है कि भाई डील करें वो कैसे उस सिचुएशन. जैसे कोरोना आया तो भाई पीएम सामने आया कि हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली बाद में कोई मिनिस्टर आता है, पहले तो पीएम आते हैं ना. वही बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ये सब अब जनरल बातें आप सबको पता है. तो ये सब यहाँ पे ज़्यादा करके इतना पूछा नहीं जाता है. एक और बात आपको साथ से इसमें रह गया बताना, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी आप देखोगे जितने भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स होती है, वैसे तो मैंने प्रेसिडेंट में भी वो कवर किया है, लेकिन देन टू इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट ही रहता है वो, कि जो भी जितने भी अपॉइंटमेंट है, जैसे कैग की अपॉइंटमेंट है, यूपीएससी के चेयरमैन की और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो गई, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, उसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई, या फाइनेंस कमीशन ही सेटअप करना है. तो जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ले लिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ले लीजिए जहां पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, तो इन ऑल दोज केसेस उनको रिकमेंड करने का काम पीएम एंड काउंसिल करता है. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. ऑल्दो हमने पीएम ऑलमोस्ट कवर कर दिया, पीएम में अब कुछ बचा नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से पीएम है जो राज्यसभा से रहे हैं. देखिए, राज्यसभा से मेरा बोलने का मतलब ये है कि लोकसभा से वो इलेक्शन नहीं जीत पाए. सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूं मैं कि लोकसभा से अगर आप इलेक्शन नहीं जीत पाते हो एंड यू आर डिजर्विंग वन, सो इन दैट केस आपको पार्टी क्या करती है, बोले चलो यू आर द नेक्स्ट पीएम. लेकिन आप मेंबर नहीं हो, आप ना लोकसभा के मेंबर हो ना राज्यसभा के मेंबर हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू. तो पार्टी क्या करेगी, चलो इनको नॉमिनेट करो राज्यसभा से, राज्यसभा में 12 सीट है ना, किसी एक का कैंसिल करो, या 12 में से किसी कोई अभी भी एलिजिबिलिटी है कहीं पे खाली है तो एक को भरो भाई वहां से और इनको मेंबर बनाओ. तो उस तरह से जैसे मनमोहन सिंह 2004 में इलेक्शन नहीं जीते थे, उनको बनाया गया. देवगौड़ा साहब 1996 में, इंदिरा गांधी जी 1966 में. तो जब भी आपको अभी एक क्वेश्चन ही भी पूछा जाता है कि पीएम कैन नॉट बी फ्रॉम द राज्यसभा, अरे कैसे नहीं भाई, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास 3 बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं. इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है, वो तो बाद में इलेक्शन जीती थी ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे शास्त्री जी की डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा क्या बने थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे. तो उस टाइम पे पार्टी ने डिसाइड किया कि हम इंदिरा गांधी के साथ जा रहे हैं. तो इंदिरा गांधी थोड़ी इलेक्शन जीती थी उस टाइम पे, उनका राज्यसभा से नॉमिनेशन किया गया. तो एग्जाम में आपको ये दिमाग में रखना है कि पीएम कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है. आपको इतना दिमाग में रखना है. पीएम कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस, एनी वन कैन बिकम द पीएम,
ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आपका, अगर लोकसभा के थ्रू तो 25 साल, राज्यसभा के थ्रू आप बन रहे तो 30 साल। अब जो एज वाली क्राइटेरिया है वो मीट करिए, एंड पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो कुछ क्राइटेरियाज है वो आप मीट करिए, यू विल बिकम द पीएम, सिंपल एज दैट। ओके, ओनली थिंग इज दैट आपको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी उसके बाद, ये सब बातें हैं। ओके, और कौन कौन से सीएम है जो बाद में पीएम बने भाई? मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी पहले सीएम थे ईस्ट वाइल बॉम्बे प्रोविंस के फ्रॉम 1952 से लेके 1956 तक। बाद में आपको पता है ये जनता गवर्नमेंट के हेड बने, पता है ना आपको, 1977 में ये पीएम बने थे फिर, ठीक है। और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम है वो, आपको ये भी बता दूं मैं, 1977 में जो जनता गवर्नमेंट आती है वो पहली नॉन कांग्रेसी पार्टी है एक तरह से, क्योंकि इससे पहले 1977 तक इंदिरा गांधी जी, लाइक इंदिरा गांधी जी, सॉरी नेहरू जी, फिर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी जी रहे हैं, तो दे आर फ्रॉम द कांग्रेस ओनली। ओके, चलिए, अभी वीपी सिंह हो गए, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे भाई। चौधरी चरण सिंह अंगन यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। पीपी ए एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बता दो, डायरेक्टली पूछे गया क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसे सीएम हैं जो कि बाद में पीएम बने। सबको प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम याद है, सबको याद है, क्योंकि वो ऑप्शन में देते हैं, वो लोग। तो आपको लगता है अरे पीएम इनको तो हटा दो, इनके बाद कौन बचता है, और इनके बाद आपने नाम ही नहीं सुने किसी के, ठीक है। तो मोरारजी देसाई को आपको याद रखना है कि भाई जब बॉम्बे प्रोविंस था वो, तो उसके पीएम थे वो। ओके, बाद में 1960 में आपको पता होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग होते हैं, बॉम्बे प्रोविंस के 2 टुकड़े होंगे। तो ये हमारे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे तो उसमें समझेंगे ये चीज़ें। ओके, चौधरी चरण सिंह जी यूपी के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश की, एसजी देवगौड़ा साहब कर्नाटका के, आपको पता ही है 1996 में बने थे। और नरेंद्र मोदी जी तो यूनिवर्सल आपको पता है गुजरात के थे 2001 से लेके 2014 तक, फिर 2014 में वो पीएम बने और अभी तक पीएम बने हुए हैं। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है, पूरा हमने पीएम का टॉपिक कवर किया है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे अब आ गया है तो बता देता हूँ, किचन कैबिनेट क्या होती है? किचन कैबिनेट, व्हाट डू यू मीन बाय किचन कैबिनेट, क्या है भाई? देखिए, एक होती है कैबिनेट, अच्छा एक और बात, एक होती है काउंसिल। काउंसिल के अंदर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ 40-50 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पीएम कितना रखना चाहता है। उसका सबसेट होता है कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट में और बड़े बड़े मंत्री मिलेंगे आपको, जो कि 5, 10 या 15 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। जो मेजर पॉलिसीज़ होती हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं, उनसे कंसल्ट करके ही पीएम लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोग मतलब जिसका गवर्नमेंट पे या पीएम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ओके, या पीएम के अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो क्या होते हैं, वो अपनी एडवाइस देते हैं पीएम को। और ऐसा सुनने में आ रहा है, एज अ रिपोर्ट्स हैं ओनली, आई डोंट से इट, ओनली रिपोर्ट्स हैं, कि जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी तो उनकी किचन कैबिनेट जो थी ना, वो काफ़ी भारी थी। भारी मतलब इस लेवल पे थी कि वो किचन कैबिनेट, उनकी जो गवर्नमेंट जो कैबिनेट थी, ओरिजिनल कैबिनेट थी, उसको ओवर पावर कर देते थे। तो किचन कैबिनेट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, नो वेयर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से एक डेरोगेटरी टर्म बोल सकते हैं आप, कि पीएम के ऐसे कुछ सपोर्टर्स हैं जो पीएम के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बार बार। आप ये भी बोल सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप ये मान सकते हैं कि क्या पता अंबानी जी, अदानी जी, ऐसे और बड़े बड़े लीडर हो सकते हैं जो पीएम के किचन कैबिनेट का पार्ट हो सकते हैं, जिससे पीएम अपने कुछ डिसीजन शेयर करते हों। बिल्कुल, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो नोटबंदी हुई थी, आपको कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं, पता नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, बट ठीक है, आपको चीज़ें बता देना चाहता हूँ बस मैं, कि देखिए 2016 में कुछ जून और जुलाई में जियो आया, जियो पूरा फ्री चला। 2016 के दिसंबर में आते आते क्या हो गया, 2016 के नवंबर या दिसंबर में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइम में नोटबंदी हो गई। तो ये क्या था, ये समझने वाले समझ जाए, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो लिंक रहे होंगे। ऐसे कैसे पूरा फ्री बट गया भाई, बाद में तो पैसे ले रहे हो, बाद में तो अपने चार्जेस बढ़ा दिए, कोई ना कोई तो रीज़न होता है ना इसके पीछे, ये करने के पीछे। ऐसे थोड़ी है कि चीज़ें ऐसी फ्री क्यों हो रही हैं। ही इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, हाउ वी कैन गिव फ्री, बट ही हैज़ गिवन द फ्री, ही हैज़ गिवन इट फ्री, सो थिंक अबाउट इट। और उसी साल नोटबंदी आ रही है, और अगले साल 2017 के मार्च में यूपी के इलेक्शन है, इतना बड़ा स्टेट, और वहाँ पे बीजेपी 1992 के बाद आई, तो देयर मस्ट बी सम लिंक। ओके,
सो नोटबंदी बोलते हैं कि किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट आई स्टिल नो, पता था, बहुतों को पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है किचन कैबिनेट, होपफुली आप समझ गए होंगे किचन कैबिनेट क्या है। बस ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि किचन कैबिनेट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है? नो भाई, किचन कैबिनेट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म, प्लीज मेक श्योर दैट। ओके, पीएम का टॉपिक तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। अभी एक दिमाग में रखना है कि आर्टिकल नंबर 75 में बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, ये आपको दिमाग में रखना है। आर्टिकल नंबर 75 रट लीजिए आप, आर्टिकल नंबर 75, 75, 75। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए आर्टिकल नंबर 75, 74, 78, 77 ये 4 आर्टिकल हैं। लिख देता हूं 74, 75, 76 नहीं है, 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल के साथ, 77 और 78 ये 4 आर्टिकल हैं जो डायरेक्टली डील करते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, जिसमें 75 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया गया है। अब देखिए क्या बात किया गया है जरा, ठीक है। अब आर्टिकल 74 क्या कहता है भाई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब यहां पे भाई एड एंड एडवाइस तो करोगे तुम प्रेसिडेंट को, नो प्रॉब्लम। तो क्या तुम्हारी एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी? बिल्कुल बाइंडिंग होगी भाई, बिल्कुल बाइंडिंग होगी। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको बोले कि हम मतलब नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज उसको मालूम है क्या बोलते हैं, आपको बता देता हूं, अगर नहीं मानेगा प्रेसिडेंट ना तो उसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा लिखा है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीधा लिखा हुआ है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एक्सेप्ट इन द सिचुएशन जहां पे वहां पे डिस्क्रिप्शन यूज हो रहा है उनका। डिस्क्रिप्शन तो आपको समझाया मैंने ये वाला, जहां पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात हो जाती है या फिर किसी को मेजोरिटी नहीं है तो वो उनका सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। अदरवाइज यहां पे क्या होगा कि उनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। और वो एक बार भेज सकते हैं, एक बार वो बोल सकते हैं कि नहीं आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, लेकिन दूसरी बार अगर वापस से वही एडवाइस आया या चेंज होके आया तो ही हैड टू एक्सेप्ट इट। सो ही कैन ओनली सेंड वंस, एक बार वो भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, बट सेकेंड टाइम ही हैज टू एक्सेप्ट इट। ओके, देखिए यहां पे वही लिखा मैंने, प्रेसिडेंट में आज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस बट कैन नॉट एक्ट विदाउट इट, बहुत हैवी वर्ड है, कैनॉट एक्ट विदाउट इट। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, even president does not agree with the advice, they required to follow it. If does not follow it, it goes as a violation of the constitution, and violation of the constitution is the only provision for the impeachment of the president. सिंपल सी बात, प्रेसिडेंट गए, समझ में आ गई बात आपको? बहुत सॉलिड लिंक है, सीधी बात है प्रेसिडेंट को हटाने की, समझ में आ गई? अगर प्रेसिडेंट उनके हिसाब से पसंद ना आए तो ये भी समझ लो कि प्रेसिडेंट को भी अपने हिसाब से नचा सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो ये है यहाँ पे एड एंड एडवाइस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 74 किस आर्टिकल से बात करता है तो की टर्म दिमाग में रखना अपने आपको, एड एंड एडवाइस टू हुम, टू प्रेसिडेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आर्टिकल 75 द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ा, ठीक है। और बाकी के मिनिस्टर्स उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफकोर्स ये बात है, जब तक आप मेजोरिटी में रहोगे तब तक आप होल्ड करोगे। ये मैंने पूरे जो बेयर एक्ट है वहां से लिया है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपको लग रहा हो कि नहीं पूछे जाते, भाई हम तो लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे, भाई लक्ष्मीकांत में भी स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, तो कहीं से भी पढ़ ले भाई। ओके, स्टेटमेंट ही सीधा दिया हुआ है, क्योंकि आजकल सीधा स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन आ रहा है। और मेरा ये आपसे रिकमेंडेशन रहेगा, प्लीज फॉलो द बेयर एक्ट एज वेल। बेयर एक्ट आप पढ़ते रहिए, अगर आप लक्ष्मीकांत को रख रहे हैं साथ में तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको देखिए सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया रहेगा, फेयर आइडिया रहेगा। अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे तो सॉरी भूल जाइए, आजकल बहुत गलतियाँ हो रही हैं, आजकल पेपर ना बहुत टफ हो गया है निकालना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसके लिए अलग से वीडियो भी लाऊंगा 91st अमेंडमेंट के लिए। The total number of ministers, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of the member of the लोकसभा। बताता हूं इसका क्यों क्लॉज लाया गया था इसको। देखिए क्या हो गया था
कि आपको पता है हमारा जो पॉलिटिकल थोड़ा सिनेरियो है, थोड़ा सा करप्शन से इन्वॉल्व है, लेन देन बहुत होता है उसके अंदर पैसे का। तो इसमें क्या है ना कि हमारे जो किसी मेंबर को अपनी पार्टी में लेने के लिए उसको ऐसे झांसा देते थे, भाई तू हमारी पार्टी में आ जा, तेरे को मैं ये मिनिस्ट्री दे दूंगा, तेरे को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर लूंगा, मैं तेरे को ये पद दूंगा, वो पद दूंगा, एक जो ना झांसा देना, उसको एक ना झांसा देना, झांसे देने का काम होता था। तो उसमें वो लोग दुनिया भर के मिनिस्टर बनाते थे, दुनिया भर के मिनिस्टर बनाते थे, मतलब 100-150 से ज़्यादा तो उनके मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर मतलब जिनको पोर्टफोलियो गिवन है। तो बोले यार ऐसे कैसे चलेगा, ये तो इतनी बड़ी इनकी काउंसिल ऑफ चल रही है, ओनली फॉर द सेक कि भाई तेरे को मैं तू बस मेरे साथ सपोर्ट में रहे। तो उसके लिए लाया गया कि यार मिनिस्ट्री ना कम होनी चाहिए, कम मिनिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस चाहिए हमें। सिंपल सी बात है, फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस बोला गया कि 15% से ज़्यादा आपकी काउंसिल में मेंबर नहीं होने चाहिए। और 15% किसका? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इससे ज़्यादा आपके मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये लागू होता है और ये पार्लियामेंट अपने लोकसभा में भी लागू होता है, दोनों जगह पे है, आपको दोनों जगह पे देखने को मिलेगा। अ मिनिस्टर शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर मोर देन 6 मंथ विदाउट बीइंग इलेक्टेड। तो भाई उसको सीधा बाहर भेज देंगे हम लोग। तो इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर उसको, अगर जैसे आपको बताता हूँ 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में इफ आई गुड एबल टू रिकॉल, जयशंकर जी जो थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ही हैज़ नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ नॉट कंटेस्टेड द इलेक्शन, लेकिन बिकॉज ऑफ हिस कैलिबर, आपको पता है 21 लेवल की पर्सन है वो, तो पीएम ने उनको कॉल किया। इन आई थिंक वन ऑफ हिज इंटरव्यू उन्होंने बोला कि वो तो कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, उनको कॉल आया कि बोला कि भाई आप फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करेंगे। ही एक्सेप्टेड दैट। तो बताइए फॉरेन मिनिस्टर बने वो, तो डेफिनेटली उनको भाई राज्यसभा के थ्रू एंट्री दी गई होगी, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने लड़ा नहीं था। तो विद इन 6 मंथ सम हाउ दैट पर्सन हैज टू गेट द मेंबरशिप, तो राज्यसभा के थ्रू एंट्री दी गई उनको। ओके, तो ऐसा किया जाता है। अब इसका पर्पज ये भी है कि टू गेट द कैलिबर, जो राइट कैलिबर वाला पर्सन है उसको आप मौका दो, तो ये किया गया था। बाद में तो अभी तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वैसे देखिए, Article 75 ensures that the PM and the other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister, confirming the role of Prime Minister as the leader of the Council of Ministers. अगेन वही है, बार बार हम बात इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं सो दैट दिमाग में बैठ जाए। जब ये लेक्चर खत्म हो मेरा, तो आपको पूरा रटा रहा है कि 75 क्या है, 74 क्या है, 78 क्या है, 77 क्या है, और साथ साथ 91st अमेंडमेंट क्या है, पूरा रट जाए आपको। ठीक है। इट हाईलाइट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई हम साथ में स्विम करेंगे, साथ में ही डूबेंगे। ठीक है, पर्पज यही है इसका। जो एक ने गलती की तो सबको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्पज वही होता है जो आर्टिकल नंबर 75 में आता है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? लोकसभा को। लोकसभा को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक और बात, चलो एक और बात आपको बता देना चाहता हूं मैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, कि आर्टिकल नंबर 74 के थ्रू, ये थोड़ा बीच बीच में मेरे को दिमाग में आता रहता है सब चीज़ें। आर्टिकल नंबर 74 के थ्रू क्या होता है कि एड एंड एडवाइस दिया जाता है। करेक्ट, ये बार बार इसलिए भी करता हूँ क्योंकि चीज़ें आप सुनते रहें तो याद होते रहे। एड एंड एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसको करते हैं एड एंड एडवाइस? टू द प्रेसिडेंट। अब मुझे बताइए कि जो एडवाइस है इनकी, वो प्रेसिडेंट को तो माननी पड़ेगी। तो क्या इसकी अभी क्या एडवाइस है, क्या बात बोली गई है, क्या इसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन तो ये है अभी, क्या इसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। इट इज नॉट क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट। जो एडवाइस उन्होंने दी है, नो वेयर इट इज क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट। ठीक है। और 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो एडवाइस है वो बाइंडिंग की गई थी उनके ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात आपको? 44th अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक और एग्जांपल देता हूं मैं। 1952-3 में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने रिजाइन किया था बिकॉज पार्टी के साथ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था और अपने आप को ना प्रूव नहीं कर पाए थे ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू कोड बिल 1953। तो इन दैट केस ही हैज टू रिजाइन। तो डेफिनेटली बात यही है यहाँ पे कि अगर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे आप,
तो आपको रिजाइन करना पड़ सकता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपकी पार्टी एक पर्टिकुलर एजेंडा के साथ चल रही है, एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ एक बिल को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड यू आर नॉट विद द पार्टी, और इन दैट केस यू आर नॉट प्रूविंग योर सेल्फ राइट, कि अपने आपको अब नहीं पुट कर पा रहे हो कि अच्छा मेरा क्या ओपिनियन है किस तरीके से, तो इन दैट केस यू हैव टू रिजाइन। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को रिजाइन करना पड़ गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक पॉलिसी है अपनी पार्टी की, दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड। अब 77 क्या कहता है भाई? 77 कहता है कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे कंडक्ट किया जाएगा और कौन उसको डिसाइड करेगा? इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको डिसाइड करेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो व्हाट? प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। ये डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 77, 78 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द मिनिस्टर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि मतलब किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से काम किया जाएगा, और क्या क्या ड्यूटीज एलोकेट की जाएंगी टू द मिनिस्ट्रीज। एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड बाय द होम, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस तरीके से की जाएंगी, ये नहीं बोला है किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। डिपार्टमेंट में किस तरह से काम होगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगा, गवर्नमेंट के तौर तरीके क्या होंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड कर रहे कि कौन से मिनिस्टर को क्या पोर्टफोलियो देना है, वो ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। वही यहां पे प्रेसिडेंट में एलोकेट वर्क टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, काम दे रहे हैं वो, पोर्टफोलियो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट में अल्टर द रूल ऑफ बिजनेस, बिल्कुल कर सकते हैं, जब डिसाइड ही वही करा तो अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिवाइज एंड चेंज द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रिक्वायर्ड ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउएवर द एक्चुअल वर्क इज कैरिड आउट बाय द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट। सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो किसके नाम पे लिए जा रहे हैं? ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन उसको काम कौन करता है एक्चुअली में? इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, मीन्स पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 77, ओके। वही बात है यहाँ पे, स्टेबल हाउ द स्टेबलिश, अगेन वो इसको रीड कर सकता है, अब इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है। 78 क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। अब क्या है भाई, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? जो भी भाई, अभी देखिए ये सब ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, जो सब आर्टिकल वाइज आपके लिए लेके जा रहा हूं मैं, क्योंकि आर्टिकल वाइज भी आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला है टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही आपको बताया था मैंने। टू फर्निश द प्रेसिडेंट विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ इंडिया एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, क्या करना है। तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के साथ उनके रिलेशन यही है कि ही प्रपोजेस द थिंग्स टू द प्रेसिडेंट, ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी मैटर दैट प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसिडर। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब भी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, तो इन दैट केस पीएम इज द रिस्पॉन्सिबल, उनकी पीएम बताए कि हाँ भाई ये हमने किया है, इसको ऐसे किया है। सो इन दैट केस प्रेसिडेंट अगर कोई चीज़ मांगते हैं उनसे, भाई ये रिपोर्ट हमें चाहिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गिफ्ट दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ये करना पड़ता है। तो ये रिलेशन है इनके साथ, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो 4 आर्टिकल आप यहाँ पे समझिए, 74 एड एंड एडवाइस, 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और भी 2-3 चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे 15% यहाँ पे मिनिस्टर्स हो सकते हैं बस ऑफ द लोकसभा एज पर द 91st अमेंडमेंट। 77 किसकी बात करता है? फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 78 बात करता है प्रेसिडेंट के क्या रिलेशन है पीएम के साथ, या पीएम के क्या रिलेशन है प्रेसिडेंट के साथ। दीज 4 आर्टिकल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हो आप अलग से, 2-4 बार गो थ्रू करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या अंतर होता है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है और कैबिनेट उसका छोटा बॉडी है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये समझ लो ये 85 मेंबर मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं, तो इसका 10 से 15 होंगे डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, पीएम कितना चाहते हैं। ये पीएम की अपनी मर्जी पे होता है, ये भी अपने पीएम की मर्जी पे होता है, टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता देना चाहता हूँ। वही लिखा है यहाँ पे, सीनियर मोस्ट मेंबर्स यहाँ पे होते हैं, ओके, दे आर द सीनियर मोस्ट मेंबर्स, ओके। अगेन यहाँ पे पीएम इसमें भी इंक्लूडेड होता है, पीएम इसमें भी इंक्लूड। अच्छा, एक और बात, क्या डिप्टी पीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? डिप्टी पीएम इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और अब आपको पता है गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करती है कि चलो भाई, अरे आप पीएम नहीं बन पाए तो आप डिप्टी पीएम बन जाइए, समझे आप?
अब उप मुख्यमंत्री बन जाइए। क्या डिप्टी पीएम ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी एक तरह से गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म है किसी को वो करने के लिए, ना ही डिप्टी सीएम का कोई पोस्ट है। उसे बनाते हैं कि चलिए आपको कुछ हमने ओहदा दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा एक और बात, ये तो पूरा पढ़ सकते हैं, एक तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा सा कैबिनेट मिनिस्टर्स की पावर ज़्यादा है यहाँ पे। पावर क्या ज़्यादा है, उनका ओहदा ज़्यादा है और उनको थोड़े पोर्टफोलियो हाई मिलते हैं। होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री उनको मिलती है जो आप रेगुलर नाम सुनते हो उनके, ठीक है। वो समझिए एक तरह से कैबिनेट का पार्ट है, ओके। और क्या है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 352 में ऐड किया गया है। आर्टिकल नंबर 352 में किसके लिए आर्टिकल है? नेशनल इमरजेंसी के लिए। देखिए क्या हुआ था इन 1975 में ही हुआ था ना कि इंदिरा गांधी मैडम ने अपनी मर्जी से एट हर विल उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। उन्होंने रीज़न दिया था कि आर्म्ड रेबेलियन है ये, ठीक है। क्या है रे भाई? सॉरी, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाद में इसको चेंज किया गया है वैसे। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी और बिना किसी से पूछे, ना ही अपनी मिनिस्ट्री से बात किए। तो यहाँ पे 352 में आफ्टर द जब खत्म हुआ, जब जनता पार्टी आई, तो उन्होंने जो अमेंडमेंट किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो उसके अंदर उन्होंने किया कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी बात है, आप फालतू में लगा के ना कंट्री की इमेज डाउन करते हैं। तो बोला कि आपको अपनी काउंसिल से पूछना पड़ेगा। तो अब काउंसिल बहुत बड़ी है भाई, तो काउंसिल से अच्छा किससे पूछोगे? कैबिनेट से पूछना पड़ेगा। तो कैबिनेट वर्ड पहली बार ऐड किया गया है 1978 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से आर्टिकल में? 352 किससे डील करता है? नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। क्यों लाया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम ने अपनी मर्जी की थी, बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंशन है 74-75 में और कैबिनेट मेंशन है 352 में। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा टॉपिक खत्म किया। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की हमने, किस तरह की एडवाइस अगर वो जो प्रेसिडेंट को देंगे तो दैट इज नॉट क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी यहाँ पे। एक बार आप गो थ्रू करेंगे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू वंस एंड यू विल अंडरस्टूड इट। अच्छा हाँ, एक और बात, चलिए ये आ ही गया तो ये भी बता दूँ मैं, क्योंकि इसमें साथ से अब इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं। सैलरीज, इनके सैलरी एंड अलाउंसेस कौन फिक्स करेगा भाई? इनके सैलरी एंड अलाउंसेस पीएम हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम पे करेगी। इट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं गिवन है वो, ना ही प्रेसिडेंट इसको कर रहा है। इट इज़ डन बाय द पार्लियामेंट। वही आपको बताता आ रहा हूँ मैं, अगर मेरे साथ आप बने हुए हैं तो कभी भी पैसे की जब बात हो रही है, इट इज़ डन बाय द पार्लियामेंट ओनली। अगर अटॉर्नी जनरल की पैसे की बात है तो प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है भाई, उनके रिमम्बरेशन प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, वो अलग केस है। लेकिन बाकी के पैसे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं अगला अभी पीएम पढ़ाया मैंने, तो फिर अब सीएम को भी साथ में कवर कर दूंगा मैं अगले वीडियो में, जिससे आप तुरंत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं।